Hello everyone, welcome back. मैं जोगेंद्र कुमार. In this video, we are talking about the protein digestion in stomach. As you know about that, the different type of balancing diet, that is fat, carbohydrate, protein, vitamins, and minerals. So many different type of substances, or also you know about the DNA and RNA. They will be digest in different part of our body. So first of all, we detail here the digestion of protein in stomach. We know about that stomach have gastric gland. The gastric gland have three type of cell. These secrete three type of substances, three type of chemical. These are mucus, HCl, and pepsinogen. The gastric gland will secrete mucus, HCl, and pepsinogen. But which type of cell will secrete mucus? We know about that the mucus is secreted by the mucous neck cell, and the HCl is secreted by ऑक्सिंटिक सेल, और इसको पैराटल सेल भी कहते हैं. तो ऑक्सिंटिक सेल ही मैंने यहाँ पे लिखा है, पैराटल हम इसको आगे जब बात करेंगे तब इसके बारे में वहाँ पे लिखूंगा और डिटेल भी करूंगा. नाउ now we know about that pepsinogen is secreted by the chief cell, or the chief cell is also called as a peptic cell. चीफ सेल या पेप्टिक सेल. तो पेप्सिनोजन जो होता है ये एक इनएक्टिव प्रो एंजाइम होता है. ये एक प्रोटीलिटिक टाइप का एंजाइम होता है जो इनएक्टिव होता है. इसको सीक्रेट करने के लिए कौन सी सेल है? चीफ सेल होती है, पेप्टिक सेल होती है. अब आपको हमेशा इस चीज़ के बारे में याद रखना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो तीन टाइप के सब्सटेंस को या थ्री टाइप के केमिकल को सीक्रेट करती है बाय द हेल्प ऑफ थ्री सेल्स. हम यहाँ पे डिटेल करते हैं कि आपने भी जस्ट पढ़ा कि जो चीफ सेल है यानी पेप्टिक सेल है, दैट विल बी रिलीज ए पेप्सिनोजन. यहाँ पे मैं दूसरा सीक्रेट है प्रोरेनिन. प्रोरेनिन यहाँ पे रेनिन एक वर्ड है, RENNIN. रेनिन की बात होती है तो याद रखें रेनिन हमारे स्टोमक में सीक्रेट होता है बाय द हेल्प ऑफ गॉबलेट, सॉरी, बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है मतलब इससे ही सीक्रेट होता है रेनिन का. लेकिन आप जब बात करेंगे किडनी के अंदर तो वहां पर भी रेनिन सीक्रेट होता है, और वो सीक्रेट करता है जक्स्टा ग्लोबुलर सेल्स जो होती हैं, जेजी सेल जिनको बोलते हैं, वो सीक्रेट करते हैं. यहाँ पर पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है दोनों के दोनों इनएक्टिव होते हैं, बट बोथ आर एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम or in presence of HCl. So pepsinogen is converted into pepsin and prorenin is converted into renin in the presence of HCl. Now these both are active form. तो पहले पेप्सिनोजन जो था और प्रोरेनिन था ये क्या थे? इनएक्टिव थे. बट पेप्सिन और रेनिन अब यहाँ पे क्या है? एक्टिव है. अब हम इनमें थोड़ी डिटेल के बारे में बात करते हैं. अब हम इसमें बात करते हैं इन्फेंट के बारे में कि इन्फेंट के अंदर जो प्रोटीनोइड्स है यानी जो प्रोटीन है उनका डाइजेशन किस टाइप से होता है. ठीक है, तो बेसिकली इन इन्फेंट किनको बोलते हैं? पहली चीज ये याद रखें, इन्फेंट बोलते हैं जो बच्चा पैदा होता है ना, जो 1 साल का होता है, यानी बर्थ से 1 ईयर तक के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं. होता क्या है कि जब मिल्क सक आउट करता है मदर से या कहीं से मिल्क, तो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको मिल्क प्रोटीन जिसको कहते हैं, यानी कैसेन. तो कैसेन जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू कैसिनोजन में. जो कैसेन है वो किस में कन्वर्ट होता है? कैसिनोजन में होता है बाय द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, दैट एंजाइम नेम इज कॉल्ड रेनिन. ये रेनिन एंजाइम जो होता है ये बच्चों के लिए उनके मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है. अब आपको पता है कि कैसेन को यहाँ पर कैसिनोजन में कन्वर्ट करने के लिए रेनिन इन्वॉल्व है, और रेनिन यहाँ पे क्या है? एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है. प्रोटीलिटिक एंजाइम, प्रोटीलिटिक मतलब क्या है? जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करे, यानी कैसेन से यानी मिल्क प्रोटीन का क्या कर दिया? इसमें ब्रेक डाउन कर दिया. या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मिल्क कर्डलिंग. मिल्क कर्डलिंग मतलब क्या? आपने कभी देखा है दही जम जाना, दूध का दही जम जाना? तो ये उस टाइप से भी एक कंडीशन आती है जिसमें जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर्ड कर जाता है, तो मिल्क कर्डलिंग उस कंडीशन में बोलते हैं. अब हमें पता है कि मिल्क के अंदर कैल्शियम पाया जाता है. जब ये कैसिनोजन मिल्क के साथ यानी कैल्शियम 2+ जब कंबाइन करेगा, जब कैसिनोजन कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा, जो कि कहाँ पाया जा रहा है? हमारे मिल्क में पाया जा रहा है. जब उसके साथ कंबाइन करेगा तो ये एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड कैल्शियम पर कैसिनोजन, कैसिनेट, कैसिनेट, कैल्शियम पर कैसिनेट.
यानी जब कैल्शियम और कैसिनोजन जब कंबाइन करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट नेम इज द कैल्शियम पर कैसिनेट। यहाँ पे इस चीज को याद रखना है कि यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ वो कौन सा था, पैप्सिन। यानी बच्चे के अंदर जब हम एक इन्फेंट की बात करते हैं तो इन्फेंट के अंदर देखो पैप्सिन भी पाया जा रहा है और रेनिन भी पाया जा रहा है। आप इस चीज के बारे में ध्यान रखें, इसके बारे में दोनों एंजाइम एक इन्फेंट में मिल रहे हैं। नाउ अब ये जो कैल्शियम पर कैसिनेट होता है ये ब्रेक डाउन करता है, यानी ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और प्रोटीन मॉलिक्यूल जब भी टूटेगा तो कुछ बड़े मॉलिक्यूल और कुछ छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा। तो जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के उनको बोला जाता है पेप्टाइड, और जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनको बोला जाता है पेप्टोन। ठीक है, तो अभी हमने ये बात करी कि जब कैल्शियम पर कैसिनेट अगर ब्रेक डाउन करता है इनटू ए पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स, तो हम उन बेसिस पे बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड जो है वो लार्जर साइज का और कौन सा स्मॉलर साइज का है। अब हम अडल्ट में बात करते हैं, तो अडल्ट में क्या होता है ये देखते हैं। सेम वही, कैसेन जो है वो मिल्क प्रोटीन है, एक मिल्क में पाए जाने वाला है। अब कैसेन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अब कैल्शियम कैसेन का क्या होगा, कैल्शियम जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू कैसिनोजन, सेम वही कंडीशन, कैसिनोजन में कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ एंजाइम, तो आप बोलोगे रेनिन। बट यहाँ पर एक स्पेशल एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब कैसेन कैसिनोजन में इन्वॉल्व हुआ तो आपने पहले पढ़ा इन्फेंट के अंदर रेनिन पढ़ा है ना, लेकिन हम जब अडल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे रेनिन इन्वॉल्व नहीं होता, अडल्ट में रेनिन इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन यानी यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आ गया कि काइमोट्रिप्सिन यानी ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को, यानी जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डीनेचर करने के लिए, उसके ब्रेकडाउन के लिए, उसके पाचन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो इन्फेंट की बात की जाए तो रेनिन यूज हो रहा है और ट्रिप्सिन यूज हो रहा है, वो सॉरी पेप्सिन यूज हो रहा है। बट जब यहाँ पर अगर बात की गई अडल्ट में, तो अडल्ट में रेनिन नहीं आ रहा, अडल्ट में रेनिन एंजाइम यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है काइमोट्रिप्सिन। अब वही मिल्क के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा तो वही कैल्शियम पैराकैसिनेट का फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट का फॉर्मेशन होगा। अब कैल्शियम पैराकैसिनेट अगेन फिर से ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे अब एंजाइम चेंज हो जाएगा। अगर कैल्शियम पैराकैसिनेट अगर ब्रेक डाउन करेगा किसमें, पेप्टाइड और पेप्टोन्स में, यानी प्रोटीन के लार्जर मॉलिक्यूल और स्मॉलर मॉलिक्यूल। लार्जर मॉलिक्यूल होंगे तो उनको बोलते हैं पेप्टोन, स्मॉलर मॉलिक्यूल होंगे तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड। और लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है आपको उसके बारे में याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है पेप्सिन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर दैट इज अ ट्रिप्सिन, because initially we know about that the casein to casinogen, the chymotrypsin, you know, but the chymotrypsin is used. And secondly, the important mark here that in adult only trypsin is play an important role for the breakdown of protein into peptide and the peptones. Okay, so now we just I detail here about the peptone and peptide, what do you understand by, so we roughly here. Okay, so let's write here नाउ सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो ब्रेक डाउन कर जाएंगे, किस में ब्रेक डाउन करेंगे, तो सम प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू पेप्टाइड एंड पेप्टोन। तो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पेप्टाइड और पेप्टोन में ब्रेक डाउन करते हैं। पेप्टाइड दैट्स मीन स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल, या स्मॉलर जिनमें कम अमीनो एसिड होंगे उन्हीं की बात करेंगे तो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये पेप्टोन जो होते हैं वो लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें कि पेप्टाइड और पेप्टोन का थोड़ा मेन डिफरेंस ये होता है, जो एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है उस चीज को आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ हम सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि इसके बाद हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है। अभी तक आपने अडल्ट और इन्फेंट के बारे में देखा, बट एक लाइनें लिख लेते हैं एनिमल के अंदर, कि जैसे इन एनिमल बॉडी, हमारी एनिमल की बॉडी की बात करते हैं, चाहे एनिमल तो बहुत सारे हैं धरती पे, ह्यूमन की बात करें या फिर किसी और जीव जंतु के बारे में बात करें, तो होता क्या कि कोलेजन जो है वो मैक्सिमम प्रोटीन है। देखो एक होता है मैक्सिमम और एक होता है हायर, दोनों में डिफरेंस, मैक्सिमम होता है टॉप लेवल का और जस्ट उसके नीचे होता है हायर। तो हम ये कहते हैं कोलेजन प्रोटीन जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। कोलेजन प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है पेप्सिन। बट एक और प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड इलास्टिन प्रोटीन, यानी जो हमारी इलास्टिक
प्रोटीन होता है वो हायर अमाउंट में होते हैं, और हायर अमाउंट में होंगे तो दैट्स मीन मैक्सिमम से थोड़ा कम होगा, कुछ कम होगा। और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होता है ट्रिप्सिन। इलास्टिन के ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा ट्रिप्सिन एंड इलास्टेज और इलास्टेज। तो यहाँ पर दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, एक तो ट्रिप्सिन और एक इलास्टेज, बट कोलेजन प्रोटीन के लिए पेप्सिन इन्वॉल्व होता है उसके ब्रेक डाउन करने के लिए। अब मैक्सिमम और हायर क्या होता है ये आप यहाँ से इसको समझते हो, ठीक है। अब हमें इसमें थोड़ा बेसिकली आगे बात करेंगे। जैसे हमने इनके बारे में बात किया कि प्रोटीन और पेप्टॉन्स का, या फिर एनिमल बॉडी में इलास्टेज का, या फिर इलास्टिन का, या फिर इसके ब्रेकडाउन को कैसे यूजफुल होता है। अभी तक हमने प्रोटीन का डाइजेशन इन स्टोमक पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं स्टार्च का डाइजेशन इन स्टोमक। तो स्टार्च का डाइजेशन स्टोमक के अंदर होता है या नहीं होता, हम इस चीज़ को भी देखेंगे। स्टार्च का डाइजेशन 1% जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl के प्रेजेंस में इसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इनटू ए डाइसैकेराइड। स्टार्च जो होता है बेसिकली इज ब्रेक डाउन इनटू डाइसैकेराइड। 1% डाइसैकेराइड में टूटेगा, क्योंकि उससे और ज़्यादा उससे छोटे मोलिक्यूल में वो नहीं टूट सकता। बट सेकेंड बात करते हैं फैट्स। अब फैट्स दोनों की बात करते हैं, इन्फेंट की बात करेंगे और अडल्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब इन्फेंट में क्या होता है, इन इन्फेंट यानी जो बच्चा बर्थ से 1 ईयर के बीच का है दैट इज कॉल्ड इन्फेंट, और जो 1 ईयर से 5 ईयर का उसको बोलता है चाइल्ड, और जो 5 ईयर से अबव होता है उसको बोलते हैं अडल्ट फेज का, जो उसका एडल्ट सेंस स्टेज होता है वो वाला। इस कंडीशन में क्या होता है कि फैट जो होता है इन्फेंट के अंदर 1% इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड मतलब क्या, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो एंजाइम कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो लिखा हुआ है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो इंपॉर्टेंटली मार्क करें इस चीज को कि फैट के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट एंजाइम नेम इज लाइपेज। किसके ब्रेकडाउन के लिए, फैट के। बट इन इन्फेंट द इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए उसके स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट होता है। आगे मैं डिटेल करूंगा कि जो हमारा पैनक्रियाज है वो भी पैनक्रेटिक लाइपेज एक एंजाइम या पैनक्रेटिक अमाइलेज टाइप का भी एंजाइम सीक्रेट करता है। अब सिंपल सी चीज़ है कि फैट जब भी ब्रेक डाउन करता है तो 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। ये नीट सन 2015 का भी क्वेश्चन रह चुका है, ये 2 बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। जो बायोमोलिक्यूल में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल किया, क्योंकि वो बायोमोलिक्यूल से पूछा गया था। बट यहाँ पे मैं एक बार ऐसे लिखा हूँ ताकि आपको याद रहे। अब हम एक थोड़ी इंपॉर्टेंट, अब डीएनए की बात कर लेते हैं थोड़ा, कि हमारे स्टोमक में अंदर क्या कुछ अमाउंट में डीएनए और आरएनए का भी ब्रेक डाउन होगा, तो हम बोलेंगे यस, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज आल्सो ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इनटू ए HCl के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ए न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये किस में ब्रेक डाउन करे, आरएनए डीएनए न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक डाउन करे इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये बेसिकली होता नहीं है, बट जनरल लेवल पे हम बात करते हैं। जब आप एमबीबीएस लेवल पे आओगे तो आप इसके बारे में डिटेल करोगे कि हाँ, कि सम अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए कन्वर्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंस ऑफ HCl। अब मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, सपोज करो कि हमारे जैसे इन स्टोमक, मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूँ, इन स्टोमक मेनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। हमें पता है कि हमारे जो स्टोमक है उसके अंदर मेनली किसका डाइजेशन था, प्रोटीन का, जो आपने पहले पढ़ा। अब मान लो प्रोटीन का डाइजेशन है, तो इस चीज को समझने के लिए इफ कैंसर विल अकर इन स्टोमक, अगर स्टोमक के अंदर कैंसर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ कैंसर विल अकर इन स्टोमक देन इट रिमूव, तो स्टोमक को रिमूव किया जा सकता है। देन क्या होगा, तो कौन सा किस टाइप के जो न्यूट्रिएंट है उसके डाइजेशन की वो अफेक्टेड होगा, तो मेनली किसका यहाँ पे डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। तो आप बोलोगे कि सपोज करो मैंने एसोफेगस यानी बीच में से स्टोमक को कट करके निकाल दिया, मैंने नहीं बोला कैंसर हो गया, मैंने बोल दिया मैंने डायरेक्ट एसोफेगस को कनेक्ट कर दिया किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम स्टोमक के अंदर किसका डाइजेशन था, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो कुछ परसेंट कहाँ हो रहा था स्टोमक में, अब वो डायरेक्टली कहाँ हो रहा होगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसलिए इस चीज़ को याद रखें कि अगर कैंसर भी होगा तो स्टोमक को कट करके निकाल देंगे और एसोफेगस को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसलिए if cancer will occur in stomach then it remove then protein digestion affect only, कि प्रोटीन के डाइजेशन पे इफेक्ट होगा, बाकी किसी और के डाइजेशन पे इफेक्ट होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन किसका होता है स्टोमक के अंदर, तो आप बोलोगे किसका होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, क्योंकि फैट का तो 1%, बाकी वो उसका कोई इतना मतलब है नहीं। डीएनए आरएनए की हम इतनी बात नहीं करते हैं, बट हाई लेवल पे जाते हैं तो थोड़ी बोलते हैं कि कुछ अमाउंट में वहाँ पे हो सकता है। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारा स्टोमक है उसमें हर फूड कुछ ना कुछ प्रॉपर टाइम के लिए रुकता है। जैसे इन फूड प्रोटीन, अगर हमारे फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो कब तक हमारे स्टोमक के अंदर स्टोर रहेगा, कब तक रहेगा, तो अगर प्रोटीन है तो मैक्सिमम डाइजेशन किसका होता है स्टोमक के अंदर, प्रोटीन का होता है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि हमें पता है कि स्टोमक के अंदर हमारे 4 to 5 आवर तक फूड रहता है। कहाँ रहता है? स्टोमक के अंदर 4 to 5 आवर तक रहता है। अगर 4 to 5 आवर तक फूड रहेगा तो कौन कौन सा फूड कितने टाइम तक रहता है? बेसिकली कोई ज़्यादा टाइम तक रहेगा, कोई कम टाइम तक रहेगा। यानी जिसका डाइजेशन ज़्यादा होता होगा तो वो तो ज़्यादा टाइम तक रुकेगा स्टोमक के अंदर, जिसका नहीं होता होगा थोड़ी देर तक वहाँ रुकेगा और आगे निकल जाएगा। इसलिए इन फूड प्रोटीन, तो मैंने यहाँ पे 2 एरो अप इंक्रीज करते हैं, दैट्स मीन कि यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हाई होता है, जो लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन स्टोर रहता है। दूसरा, अगर हमारे फूड में स्टार्च है तो हाइयर अमाउंट में अगर स्टार्च है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मिनिमम टाइम के लिए हमारे स्टोमक के अंदर स्टोर रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन जो है हमारे स्टोमक के अंदर होता ही नहीं है। ओके, इसलिए मिनिमम टाइम तक हमारे स्टोमक के अंदर स्टोर रहा। ठीक है, और प्रोटीन जो है उसका मैक्सिमम डाइजेशन होता है स्टोमक के अंदर, इसलिए वो लॉन्ग टाइम तक स्टोमक के अंदर स्टोर रहा तब तक उसका ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो इसमें ये दोनों चीज़ों को, बस ये चीज़ ये समझा रहा है कि प्रोटीन और स्टार्च को कितने समय तक स्टोर करके रखना, कोई ज़्यादा समय तक स्टोर कर रखना। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे बॉडी में फैट हो, अगर वो थोड़ा ज़्यादा हो यानी हायर अमाउंट में हो जो आपने फूड खाया उस फूड के अंदर, तो ये मैक्सिमम टाइम तक हमारे फूड के हमारे स्टोमक के अंदर स्टोर रहता है। अब वही मैक्सिमम टाइम की बात कर ली तो सिंपल कॉमन सेंस है कि मैक्सिमम टाइम तक रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर अगर मैक्सिमम टाइम तक अगर ये स्टोर है तो यानी इसका डाइजेशन होता है ना, मतलब स्टोमक के अंदर स्टोर है तो इसका मतलब इसका डाइजेशन होता है। तो ये बेसिकली हमने इनके स्टोर होने के टाइम के बारे में पढ़ा, इनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था केमिकल डाइजेशन के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वन शेयर।